प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पासवान, राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय नगर उटारी गढ़वा। 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता बादल राग, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूर्व के वीडियो में मैंने इस कविता की कुछ पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या करके आप लोगों को बताया था। शेष जो बची हुई पंक्तियां हैं उसे मैं व्याख्या करके यहाँ पर बताऊंगा। व्याख्या मैंने कम से कम 4 पैरा में करने के लिए आप लोगों को बताया है, जिसमें सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या करेंगे और अंत में काव्य सौंदर्य विशेष इत्यादि। मैं सबसे पहले आपको कविता पढ़कर सुनाऊंगा, फिर मैं बारी बारी सभी चीज़ों को लिखने के लिए बताऊंगा। मैं कविता पढ़ता हूँ। कविता है, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। यह आपकी व्याख्या करने वाली पंक्ति हो गई। सर्वप्रथम मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ, इसके पश्चात संदर्भ प्रसंग आदि बताऊंगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि गर्जन का अर्थ है तेज आवाज़, वर्षण है मूसलाधार, इसका अर्थ हुआ लगातार तेज बारिश, बाधा रहित बारिश। हृदय थाम लेता संसार, हृदय थामना, भयभीत होना, मुहावरा भी है। वज्र हुंकार, बिजली का गरजना। असनीपात, बिजली का गिरना, आकाशीय बिजली का गिरना। साइत का अर्थ हुआ धाराशायी हो जाना। सत सत वीर, बड़े बड़े वीर। छत विछत का अर्थ हुआ लहूलुहान होना, टुकड़े टुकड़े होना, विभत्स होना। अचल का अर्थ हुआ अडिग। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, आसमान को छूने वाला स्पर्धा यानी प्रतियोगिता। ये हुए कठिन शब्दों के अर्थ। व्याख्या करने से पूर्व सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई हैं। इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। पहले वाले वीडियो में संदर्भ पूरा दिखाया हुआ है, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। इसके पश्चात आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग आप इस प्रकार लिखेंगे कि सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए क्रांति का विध्वंसक रूप इन पंक्तियों में दिखाया गया है। अब आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या करने से पूर्व एक बात आप याद रखिएगा कि यह कविता छायावादी शैली में लिखी हुई है, जिसके अर्थ सीधे सीधे नहीं होते हैं। इसमें एक सामान्य अर्थ है और एक मूल अर्थ है। सामान्य अर्थ वर्षा, बादल, पृथ्वी, अकाल, तपती हुई धरती, बीज, अंकुर संबंधित है। परंतु इसका जो मूल अर्थ है वह समाज में फैली हुई शोषक और शोषित वर्ग के बीच जो विषमता है उसी पर कुठाराघात करने के लिए यह कविता लिखी गई है। तो व्याख्या करने से पूर्व आप पहले इसका सामान्य सा अर्थ देख लीजिए। इसके पश्चात मैं आपको मूल अर्थ भी बताऊंगा। इन पंक्तियों का सामान्य सा अर्थ होगा कि चूंकि अब वर्षा हो रही है, तेज बादल गरज रहे हैं, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, बिना रुके हुए हैं, और तेज गर्जन से संसार भयभीत है, यानी इस भयावह वर्षा से संसार भी भयभीत है। इसके वज्र हुंकार
बिजली के चमकने, गिरने से, उसके ध्वनि उत्पन्न होने से भयभीत है। साथ ही इसमें जब वर्षा होती है भयावह तरीके से, तो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो भी इसमें धाराशायी हो जाते हैं, छत विछत हो जाते हैं। जो अडिग थे, जो हिलना भी, जिन्हें हिलाना भी असंभव था, वे भी अब धाराशायी हो चुके हैं। वे कैसे थे? तो आसमान को छूने वाले थे। इन पंक्तियों का जो मूल अर्थ है उसे आप ध्यान से देखिए, जो आपको लिखना है। छायावादी शैली में लिखी गई यह कविता में बताया जा रहा है कि जब शोषक वर्ग के खिलाफ, जब शोषित वर्ग यानी निम्न वर्ग जब क्रांति करता है, तो उस क्रांति में ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है और ऐसी उसमें उत्तेजना आती है जैसे मूसलाधार बारिश में, जो कभी रुकती नहीं है, उसके समान क्रांति होती है। और उस क्रांति से डरकर संसार हृदय अपना थाम लेता है, यानी संसार भयभीत हो जाता है। इस क्रांति के घोर घोर विशेषण का प्रयोग किया गया। वज्र स्वयं में हुंकार, वज्र हुंकार स्वयं में तेज होता है, बिजली का गरजना, पर उसके साथ घोर लगा देने से इसकी अधिकता बताई जा रही है। यानी क्रांति की अधिकता जब चरम सीमा पर होती है और जब चारों तरफ विद्रोह होता है पूंजीपति वर्ग के खिलाफ, तब जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग होते हैं, जो अडिग होते हैं, अचल थे, अडिग थे, वे भी छत विछत यानी लहूलुहान होकर धाराशायी हो जाते हैं। अर्थात पूंजीपतियों का सारा धन इस क्रांति में बह जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसके साथ साथ एक अर्थ ये भी है कि जब बादल गरजती है, हुंकार भरती है, तो बिजली चमकने से वह भी धाराशायी होती है, उन्हें भी हानि पहुंचती है। उसी प्रकार क्रांति करने वाले जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वे भी जब घायल होते हैं, परंतु इसके बावजूद भी वे उस गगन स्पर्शी स्पर्धा के भांति अपनी सम्मान को बचाने के लिए क्रांति में लगे हुए रहते हैं। अर्थात वे क्रांति करने के लिए जितना भी स्पर्धा करना हो वो करने के लिए अधीर रहते हैं। काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे। इन पंक्तियों की भाषा संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है। बादल का मानवीकरण किया गया है। फिर बार बार सुन सुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सत सत में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। स्पर्शी स्पर्धा में सवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। भाषा में लाक्षणिकता है, बिंब है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। भाषा में प्रवाह है, सरल, सुगम और प्रभावी पंक्तियां बन गई हैं। इस प्रकार आप इसे लिखेंगे। आगे की पंक्ति है, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। आप इन पंक्तियों में कठिन शब्द देखिए। छोटे पौधे, लघु भार सामान्य अर्थ में है, परंतु इसमें लघु मानव की कल्पना की गई है। लघु मानव है यहाँ पर।
जो सर्वहारा वर्ग है, सस्य का अर्थ होता है हरा भरा, विप्लव क्रांति आप जानते ही हैं, रव स्वर। और आप व्याख्या करने से पूर्व पुनः संदर्भ लिखेंगे जो पूर्व की पंक्तियों में लिख चुके हैं। आप प्रसंग लिखिए। इन पंक्तियों में क्रांति के पश्चात लघु मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है यह दिखाया गया है, यह आप प्रसंग लिखेंगे। आइए व्याख्या करते हैं। व्याख्या में आप सामान्य अर्थ को देखें तो वर्षा होने के पश्चात जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, धरती के अंदर जो बीज पड़े होते हैं, वे अंकुर बनकर बाहर निकलते हैं, छोटे पौधे बनते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, मंद मंद वायु चलती है, फिर वो हिलते हैं, खिलते हैं और हाथ हिलाते हैं और ऐसा लगता है कि वे बार बार बादल को बुला रहे हैं और इस प्रक्रिया में वे प्रसन्न हैं। यह सामान्य अर्थ हुआ, परंतु इसका जो मूल अर्थ है वह यहाँ पर यह बताया गया है, जिसे आप व्याख्या खंड में लिखेंगे कि क्रांति होने के पश्चात जब क्रांति का जो लाभ है वो समाज के निम्न वर्ग को मिलता है, शोषित वर्ग को मिलता है। क्यों? क्योंकि पूंजीपति वर्ग तो इसमें ध्वस्त हो गया, वही लाभान्वित होते हैं, हरे भरे होते हैं और वे मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं क्रांति के पश्चात, और वे हाथ हिलाते हैं। किसे बुलाते हैं? वे बार बार उस क्रांति रूपी बादल को बुलाते हैं जिसमें विप्लव के रव यानी क्रांति के स्वर जहाँ फूट रहे हैं, उन्हें बुलाते हैं कि और क्रांति हो ताकि समाज में और समानता आए, जो विषमता है वो समाप्त हो और इस क्रांति से जो छोटे होते हैं वही लाभान्वित होते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्रांति होगी तो अमीरों और गरीबों के बीच होगी, पूंजीपतियों और सर्वहारा वर्ग के बीच होगी, शोषित और शोषकों के बीच होगी। तो शोषित वर्ग जो है, जो वंचित वर्ग है, उसके पास खोने के लिए क्या है? वह तो पहले से ही गरीब है, खोने के लिए तो अमीरों के पास है। इसीलिए कहता है कि जब भी क्रांति होती है या जब भी समाज में समानता लाने के लिए क्रांति होती है तो उसका सारा लाभ छोटे लोगों अर्थात निम्न वर्ग के लोगों, गरीब वर्ग के लोगों को मिलता है। काव्य सौंदर्य देखिए, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, छायावादी शैली है। और मैं भूल रहा हूँ, ये पूरी कविता जो है मुक्त छंद में लिखी हुई है। छोटे पौधे का मानवीकरण किया गया है। हिल हिल, खेल खेल, हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, ये सभी मानवीय क्रियाएं हैं, इसलिए इन सभी पंक्तियों में मानवीकरण है। मानवीकरण अलंकार है। हिल हिल, खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हाथ हिलाते में ह वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। भाषा में प्रवाह है। प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से प्रभाव उत्पन्न किया गया है। इन्हीं सारी चीज़ों को आप इसमें लिखेंगे। सरल, सुगम और प्रभावी भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे की जो पंक्ति है मैं इसे पढ़ता हूँ, आप देखिए। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। आप यहाँ पर सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिए। अट्टालिका का अर्थ होता है महल, भवन, बड़ा भवन। आतंक भवन का अर्थ हुआ आतंकित भवन, जहाँ पर समाज में भय उत्पन्न करने के लिए या तो षड्यंत्र रचे जाते हैं या षड्यंत्र रचने वाले लोग उसमें रहते हैं, आतंक भवन।
पंक, पंक का अर्थ होता है कीचड़, जल, जल। विप्लव, क्रांति, प्लावन, डुबा देना। क्षुद्र का अर्थ होता है निम्न, छोटा। प्रफुल्ल, खिलना, जलज से, जल से उत्पन्न। और शैशव, बच्चा, बचपन, सुकुमार, कोमल। अब आप संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आप जानते ही हैं। प्रसंग लिखिए। प्रसंग आपका होगा, इन पंक्तियों में क्रांति का प्रभाव शोषक और शोषित वर्ग पर किस प्रकार होता है, इसका वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए। सामान्य सा अर्थ यह है कि वर्षा ऋतु हो रही है, कीचड़ है, और कीचड़ जो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, कीचड़ धुल जाता है, और जल से कमल उत्पन्न होता है। जब क्रांति होती है या वर्षा ऋतु होती है, तेज मूसलाधार बारिश होती है, तो कीचड़ तो धुल जाता है पर कमल को क्षति नहीं पहुंचती है। यह सामान्य सा अर्थ है, पर इसका मूल अर्थ यह है कि कवि निराला जी कहते हैं, बड़े बड़े महलों, भवनों, अट्टालिका, बंगला को देखकर कहते हैं कि यह अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन। यह जो आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े भवन जो हैं वो महल नहीं हैं, वे आतंक भवन हैं। आतंक भवन से उनका तात्पर्य रहा होगा कि वे कहना चाहते हैं कि जब समाज में सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए जो क्रांति होती है, उस क्रांति को दबाने के लिए वहाँ पर षड्यंत्र हो रहे हैं, इसीलिए उसको आतंकित भवन कहा है, आतंक भवन कहा है। या ये भी हो सकता है कि क्रांति होने की वजह से जो भयभीत व्यक्ति है, पूंजीपति वर्ग है, वह उन भवनों में रह रहा है, इसीलिए यहाँ पर आतंक भवन है। आगे, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। अभी कहते हैं कि जब क्रांति होती है तो क्रांति का जो प्रभाव है, जो उसमें विद्रोह होता है, जो सबको अपने में समाहित कर लेता है, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? पंख, कीचड़, यानी पूंजीपति वर्ग। और कम प्रभावित कौन होता है? निम्न वर्ग, क्षुद्र, प्रफुल्ल, जलज। ध्यान दीजिए, जल से उत्पन्न पौधा कमल जो छोटा है पर खिला हुआ रहता है, और वर्षा ऋतु या वर्षा के जो जल होते हैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और क्योंकि उनके पत्ते चिकने होते हैं और वो छलक कर नीचे गिर जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब क्रांति होती है तो जो पूंजीपति वर्ग हैं, शोषक वर्ग हैं, वो धुल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, धाराशायी हो जाते हैं। परंतु जो क्रांति करने वाले निम्न वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, वह प्रसन्न होते हैं। वे ठीक उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार कोई सुकोमल शरीर का वाला बच्चा यदि किसी रोग से पीड़ित है परंतु इसके बावजूद भी वह मुस्कुराते रहता है, इसी प्रकार यह निम्न वर्ग अभाव में जीवन जीने के बावजूद भी वह मुस्कुराते रहता है। इन पंक्तियों का आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि इन पंक्तियों की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है, छंद मुक्त छंद है, प्रतीक बिंब के माध्यम से कवि ने अपनी बात रखी है। पंख पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, क्षुद्र निम्न वर्ग का प्रतीक है, जल विप्लव प्लावन में ल वर्ण की आवृत्ति होने से, प्रफुल्ल जलज में ल वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल, सुगम और प्रभावी है। अब आगे रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष।
अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार। हाड़ मात्र ही है आधार ये जीवन के पारावार। इन पंक्तियों का संदर्भ भी आप पूर्व की भांति ही लिखेंगे। आप प्रसंग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। शोषक वर्ग का जो विलासी जीवन और क्रांति का प्रभाव का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। आप कठिन अर्थ को देख लीजिए। रुद्ध कोश है। रुद्ध का अर्थ हुआ बाधा उत्पन्न होना। कोश, कोश का अर्थ खजाना, यानी खजाने में बाधा उत्पन्न हो गई है। क्षुब्ध तोष, क्षुब्ध का अर्थ हुआ निराश। तोष, तोष का अर्थ हुआ वे लोग जो संतुष्ट थे, यानी अमीर थे, पूंजीपति वर्ग थे। अंगना अंग, अंगना का सामान्य सा अर्थ होता है आंगन, परंतु यहाँ पर अंगना अंग, अंगना का एक अर्थ स्त्री भी होता है, सुंदर देह वाली स्त्री। यहाँ यही अर्थ है। और अंक का अर्थ है गोद, आतंक, भय। मुंह ढांप रहे हैं, यह एक मुहावरा हो गया। मुंह छिपाना यानी भागना। जीर्ण का अर्थ होता है फटा पुराना। शीर्ण का अर्थ हुआ शरीर, खंडित शरीर। पारावार कहते हैं समुद्र को, परंतु पारावार का एक अर्थ होता है आशा या असीम, अनंत से है। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। महाकवि निराला जी कहते हैं कि रुद्ध कोश है, यानी खजाने में जो धन इकट्ठा हो रहे थे, क्रांति होने की वजह से अब उसमें बाधा उत्पन्न हो गई है। क्षुब्ध तोष, यानी अब वे बाधा उत्पन्न होने से पूंजीपति वर्ग क्रोधित हो गए हैं। परंतु क्रांति के भय से, अंगना का अर्थ आप लीजिए सुंदर स्त्री। क्रांति के भय से वे अपने घर में अपने पत्नियों के साथ लिपटे हुए हैं, और जो क्रांति हो रही है उसके आतंक से, भय से भयभीत होकर वे थर थर कांप रहे हैं। धनी जो वर्ग है वह क्रांति के गर्जन से, उसके स्वर से पूंजीपति वर्ग का जो आंख है, नयन, त्रस्त यानी परेशान है, भयभीत है, और क्रांति के भय से वे मुंह ढांप रहे हैं, या मुंह छिपा रहे हैं, या वे भाग रहे हैं। आगे की पंक्तियों में क्रांति करने वाले जो निम्न वर्ग हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि वे जो निम्न वर्ग हैं वो जीर्ण बाहु है, यानी वे जो हैं बहुत ही कमजोर हैं, कटे फटे हैं। है शीर्ण शरीर, उनका शरीर जो है पुराना हो चुका है, कमजोर हो चुका है। परंतु जिस प्रकार कृषक वर्षा ऋतु आने के पूर्व पूरी अधीरता के साथ अपना कृषि कार्य करने के लिए बादल को बुलाता है, ठीक उसी प्रकार से ये निम्न वर्ग जो शोषित वर्ग है वह भी क्रांति करने वाले क्रांति दूत जो बादल है या क्रांति करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको वे पूरी अधीरता के साथ बुला रहे हैं और उत्साह बढ़ा रहे हैं
वे कह रहे हैं कि ये विप्लव के वीर, यानी तुम क्रांति करने के वाले सबसे बड़े वीर हो। वे आगे कहते हैं कि किस प्रकार से पूंजीपति वर्ग ने इन निम्न वर्ग को शोषण किया है। ऐसा लगता है जैसे उनके पास जो कुछ भी बचा हुआ था सब लूट लिया है। उनके पास हाड़ मात्र का ही अवशेष रह गया है और इसी दुख से त्रस्त होकर के वे क्रांति करने के लिए तैयार हो गए हैं। और जब बादल रूपी कोई व्यक्ति या क्रांति दूत बनकर आता है, तब ये निम्न वर्ग अपने जीवन के पारावार, यानी अपने जीवन में आशा, भविष्य, अपार संभावना समुद्र की भांति, पारावार समुद्र असीम, यानी अपने जीवन में असीम खुशियां का आना वे देखना प्रारंभ कर देते हैं। मूल रूप से यह जो कविता है शौरिकांत त्रिपाठी निराला जी ने, जो कि बादल में निर्माण और ध्वंस करने की दोनों शक्ति है, इसलिए बादल निराला जी को बहुत ही लुभाते हैं और कृषक कार्य से जोड़कर उन्होंने इस कविता की रचना की है, जो शोषित और शोषक वर्ग के हित में, शोषित वर्ग के हित में उनको अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसे मिटाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक तरह से ये कविता प्रेरणा भी देती है। आप इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इन पंक्तियों की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, साथ ही अंगना, अंग, आतंक अंक में अवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अंगना अंग में ग वर्ण की आवृत्ति होने से भी अनुप्रास अलंकार है। ये संबोधन शैली है। जीवन के पारावार में आप रूपक अलंकार देखेंगे। छंद मुक्त छंद है। प्रतीकों, बिंबों के माध्यम से कविता में प्रभाव उत्पन्न किया गया है। भाषा सरल है, सहज है, प्रभावी है। और यदि आप भी इसमें कुछ देखना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इतना ही। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके सभी प्रश्नोत्तर भी मैं वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड कर दूँ।